ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे नेहरू एरा। नेहरू एरा में हम लोगों ने कल 1947 के वॉर के बारे में पढ़ लिया था। भारत का डिवीजन होने के बाद भारत की क्या पोजीशन रही, किस तरीके से सरदार पटेल ने सारे राज्यों को, सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक किया। उसमें जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उनकी क्या भूमिका थी, किस तरीके से 16 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र साइन होता है, ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन होती है। और उसके बाद की सारी किस तरीके से जो हमारे ब्रिगेडियर जो उस्मानी थे, उन्होंने कैसे पाकिस्तानी सैनिकों को धोया। सारी स्टोरी हम लोगों ने इंडो पाक वॉर 1947 में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1947 से थोड़ा आगे आते हैं और दूसरे युद्ध की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहेंगे इंडो साइनो वॉर 1962। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इंडो साइनो वॉर 1962 को समझने के लिए यू नीड सम बैकग्राउंड। ओके, देखो, जैसे ही पहले तो 47 में पीओके वाला पोर्शन चला जा चुका है हमारे भारत से। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमने दे लिया। उसके बाद अब नेहरू की जिम्मेदारी ये थी कि भाई देश को अगर डेवलप करना है ना, तो ये जरूरी है कि हमें किसी और देश के साथ युद्ध में नहीं उलझना है, या कोई दूसरा देश हम पर युद्ध ना करे, हम पर अटैक ना करे। ठीक है, जैसे कि हमें पता होता है कि अगर किसी देश में अटैक होता है, दो देश आपस में लड़ते हैं, तो दोनों देश बहुत पीछे चले जाते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाता है, उन्हें बिल्ड करना, उनकी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, पैसा जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, यानी देश कई साल पीछे चला जाता है कि नहीं। तो युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है ना। जैसे अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो उसमें रसिया को भी खूब लॉस हुआ है, कंपनियां निकल के भाग गई हैं, ठीक है, उनका ट्रांजैक्शन रुक गया है, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं। उसी तरीके से यूक्रेन में भी है, यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, एक दूसरे से दूसरे जगह जा रहे हैं, लोगों का, बच्चों का स्कूल है, कॉलेज है, लोगों की मेंटालिटी है, सब तहस नहस हो जाती है। तो युद्ध कभी भी किसी के लिए फायदेमंद होता नहीं। तो हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का एक मोटो था कि अब आने वाले कम से कम 25, 30 या 20 सालों तक कोई भी युद्ध ना हो। ठीक है, अब ये युद्ध ना हो, इसके लिए हमें ये इंश्योर करना था कि चलो पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हम लड़ लेंगे। ठीक है, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई है, पाकिस्तान से लड़ लेंगे। लेकिन हमारा जो दूसरा पड़ोसी है चाइना, ये हमसे एरिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसके पास पैसे भी हमसे ज्यादा थे। ठीक है, इकोनॉमी भी, इसकी कंडीशन इकोनॉमिकल ये अच्छी थी। तो हमें सबसे बेहतरीन जो रिश्ता बना के रखना था ये चाइना से, कि चाइना हम पर अटैक ना करे। ठीक है, ओके। अब उस वक्त तक ना ये जो एरिया हुआ करता था, इसे हम तिब्बत कहते थे, तिब्बत। ठीक है, तिब्बत, और ये पूरा एरिया चाइना रहता था। ठीक है, चाइना था। तो जवाहरलाल नेहरू जब ये सारा का सारा सिनेरियो देख रहे थे, इनके मंत्रालय में लोग सब सजेशन दे रहे थे, तो वहीं पर एक पर्सन थे हमारे, जो होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा, हम क्या कहते हैं, होमी जे भाभा, है ना, होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, होमी जहांगीर बाबा नेहरू जी को भाई कहते थे, भाई नेहरू। ठीक है, नेहरू को भाई कहते थे। तो इन दोनों का रिलेशन काफी अच्छा था। ठीक है, तो ये जो एनर्जी डिपार्टमेंट था, एनर्जी डिपार्टमेंट के हेड कौन थे, एनर्जी डिपार्टमेंट। ठीक है, एनर्जी डिपार्टमेंट के हेड होमी जहांगीर बाबा थे। तो होमी जहांगीर बाबा ने कहा कि देखिए नेहरू जी, अगर आप हमें 20 साल का टाइम दे देते हैं, 20 साल का आप हमें टाइम दे दीजिए, मैं भारत को एक न्यूक्लियर राष्ट्र बना दूंगा। ठीक है, न्यूक्लियर राष्ट्र। और कहते हैं ना कि जो देश अगर बहुत ताकतवर है, अगर तुम्हारे पास ताकत है और ऐसा कोई वेपन है जिससे भारी तबाही मच सकती है, तो कोई तीसरा देश या दूसरा देश तुम पर अटैक नहीं करेगा, या तुमसे उलझने से पहले 100 बार सोचेगा। ठीक है, ओके। तो होमी जहांगीर बाबा ने नेहरू से कहा कि हमें 20 साल का आप वक्त दे दीजिए, किसी तरीके से संभाल लीजिए कि भारत में कोई भी इकोनॉमिकल क्राइसिस ना आए। ठीक है, पैसे की थोड़ी सी कमी ना हो, क्योंकि अभी हम देश आजाद हुए हैं, तो देश को डेवलप करना है। और उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी जो थी वो सोशल इकोनॉमी थी, जैसे कि सारा का सारा जो जिम्मेदारी था वो गवर्नमेंट को ही देखना था।
देश में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश में ट्रेवलिंग हो, टूरिज्म हो, या कोई भी कंपनी हो, वो सारा का सारा किसको देखना था? गवर्नमेंट को देखना था। प्राइवेटाइजेशन का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ठीक है, मतलब कि बहुत कम प्राइवेटाइजेशन, कंपनियां उतनी उभर के नहीं आई थी, बाहर से कोई दूसरी कंपनी एंट्री नहीं मारी थी, तो देश में उतना इनफ्लो नहीं हो रहा था। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए देश के पैसे को बचाए रखने के लिए ये जरूरी था कि हमारा किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई ना हो। हमको पता था कि पाकिस्तान को हम आसानी से संभाल लेंगे, बात रह गई थी चाइना की। ठीक है, तो चाइना के लिए, चाइना के पास उस वक्त जो चाइना के लीडर थे वो थे चाउ उन लाए, देखता हूं, चाउ उन लाए। ठीक है, ये चाउ उन लाए वहां के क्या थे? प्रेसिडेंट थे चाइना के। ठीक है, और यहाँ हमारे जो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गए चाइना के पास और वहां से उन्होंने पंचशील समझौता किया। क्या कहा? पंचशील समझौता। ठीक है, पंचशील समझौता, पंचशील, अंडरस्टैंडिंग या समझौता जिसको कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, पंचशील अंडरस्टैंडिंग। पंचशील क्यों कहा? क्योंकि इसमें 5 बातें कही गई थी। ठीक है, 5 बातें, 5 बातों में पहली बात क्या थी कि हम लोग, जैसे कि इंडिया और चाइना, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि ये चाइना है, चाइना अपने देश के अंदर क्या करता है क्या नहीं, उससे मतलब कि भारत को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या भारत चाइना के किसी भी राज्य को तोड़ने की बात नहीं करेगा, या चाइना भारत के किसी राज्य को तोड़ने की बात नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। पहली बात थी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और किसी देश के एक दूसरे के इंटरनल मैटर में कोई भी हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे अगर भारत उस वक्त जो पीओके है, पीओके पर क्या कर दे? अटैक करके वापस से पीओके को हम कब्जा लेते हैं, तो क्या चाइना ये बोलता कि भारत ने पीओके को कब्जाया है? नहीं। या अगर हम लोग पाकिस्तान को ही पूरा कब्जा लेते तो क्या चाइना बोलता कि जो कि भारत ने पाकिस्तान को कब्जा है? नहीं, क्योंकि हमारा इंटरनल मैटर हो जाता है। ठीक है, या हमारे ही देश में, हमारे देश के अंदर कोई राज्य जैसे हमसे टूटने की बात कर रहा है, हम उनको पटक के खूब मार देते हैं, तो क्या चाइना इसको बोलता, कुछ कहता? नहीं। तो कह रखे कि हम लोग, दूसरा चीज कहता कि कोई भी, न तो इंडिया और न तो चाइना, एक दूसरे के इंटरनल मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इंटरनल मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज थी कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा। नो अटैक ऑन ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और चौथी चीज थी कि जब भी कोई इंटरनेशनल हमें सपोर्ट की जरूरत होगी, जैसे यूएनओ में कोई मुद्दा चल गया और वो मुद्दा ऐसा है कि किसके खिलाफ है? चाइना के खिलाफ है, तो चाइना के खिलाफ है तो भारत कभी चाइना के खिलाफ वो नहीं बोलेगा। या अगर इंडिया के खिलाफ कोई मुद्दा है तो चाइना इंडिया के खिलाफ नहीं बोलेगा। यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे की हम लोग क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम लोग हेल्प करेंगे एक दूसरे की। ठीक है, और पांचवी चीज थी कि समान प्रॉफिट, इक्वल प्रॉफिट, यानी कि हम लोग ट्रेड करेंगे, कुछ चीजें तुम हमको बेचो, कुछ चीजें हम तुमको बेचे। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट इक्वल कमाएंगे। इक्वल प्रॉफिट। अब देखो, जैसे अपने होमी जहांगीर बाबा ने कितने साल का टाइम मांगा था? 20 साल का टाइम। ठीक है, अब नेहरू गए, नेहरू को 20 साल तक युद्ध टालना था, तो इनकी यही गलती थी, ये जा करके 20 ही बोले कि हमको 20 साल तक ये समझौता चाहिए। ठीक है, पंचशील कितने साल तक चाहिए? 20 साल तक। इनको क्या करना चाहिए था?
या तो इसे कह देना चाहिए था कि देखो कितनी अच्छी बात है, इसे हम लाइफ टाइम मान लेते हैं, या 100-150 साल ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कह दिया मुझे 20 साल तक ये समझौता करना है। और जो ये चाय उल लाइन था, इसने कहा कि 20 साल तो नहीं, हम लोग पहले 6 साल तक रखेंगे, उसके बाद बढ़ा करके उसको 12 करेंगे, फिर उसके बाद 20 करेंगे, ठीक है। तो इसने 20 साल पर ये एग्री नहीं हुआ, ये कहाँ आ गया 6 साल पर। और यहाँ पर 6 साल के लिए जवाहरलाल मान गए। और जैसे ये पंचशील समझौता हुआ, जवाहरलाल ने यहाँ स्लोगन दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। स्लोगन क्या दिया था? हिंदी चीनी भाई भाई, ठीक है, हिंदी चीनी भाई भाई। जवाहरलाल ने तो इस लाई पर तो खूब विश्वास किया, लेकिन इसका नाम ही लाई है तो झूठ तो बोलेगा ही, है? तो अब इन लोग की प्लानिंग क्या थी कि चलो अच्छा, ये समझौता कब होता है? तो ये समझौता 1954 में होता है, ठीक है, 1954 में ये समझौता होता है, पंचशील समझौता। उसमें 5 बातें क्या थी? इतना स्टोरी क्लियर है? हाँ, क्या थी 5 बातें? कि पहले तो हम एक दूसरे की इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे, ठीक है, अखंडता को मेंटेन करेंगे, तोड़ने की बात नहीं करेंगे। दूसरा चीज था इंटरनल मैटर पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नो इंटरफेरेंस ऑन द इंटरनल मैटर। तीसरा चीज, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। चौथी चीज क्या थी? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, ठीक है। और 5वां, ट्रेड करेंगे, इक्वल प्रॉफिट कमाएंगे। और ये चीज जवाहरलाल नेहरू कितने साल के लिए चाहते थे? 20 साल के लिए। लेकिन ये लाई कितने साल पे अटक गया? 6 साल पे। ये समझौता कब हुआ? 1954 में, 1954 में। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा स्लोगन दिया? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब देखो, अब इसी पंचशील समझौते का फायदा उठा करके इसने क्या किया? चुट्टा का देखो क्या करता है ये चाइना वाला हरामी। ये जो पूरा एरिया था, ये क्या था? तिब्बत, ठीक है। इसने 1959 में पूरा तिब्बत कब्जा लिया। 1959 में क्या कर लिया? तिब्बत कब्जा लिया। अब तिब्बत जब कब्जा लिया तो जाहिर सी बात है ये मुद्दा कहाँ उठा होगा? यूएनओ में जब ये मुद्दा उठा तो भारत ने, क्योंकि इस देश के सबसे करीब देश और सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। तो अगर भारत इस एक्ट का विरोध करता तो यूएनओ में चाइना के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना, लेकिन भारत ने विरोध नहीं किया, ठीक है, क्योंकि पंचशील समझौता हुआ था। और अगर हम 6 साल की बात करें तो 1954 से लेकर 6 साल का कब तक जाएगा? 1960 तक, है ना, 1960 तक। तो 1959 में इसने क्या कर लिया? 59 में तिब्बत कब्जा कर लिया। भारत को मजबूरी में साथ देना ही था, भारत ने साथ दिया, ठीक है, भारत ने साथ दिया। और जब भारत ने बोला तो ये मैटर ज्यादा कुछ उठा नहीं। उसके बाद जब ये मैटर उठा नहीं तो जैसे इसने कब्जाया था, यहाँ के जो दलाई लामा थे, ठीक है, यहाँ दलाई लामा, ये कहाँ आ गए? यहाँ भारत में आ गए, हिमाचल प्रदेश में। अब भारत कैसा है कि वसुधैव कुटुंबकम वाले हम लोग देश हैं। कोई भी अगर शरणार्थी आता है या कोई धार्मिक पर्सन आता है तो उसे हम लोग क्या दे देते हैं? बेसिकली अजाइलम दे देते हैं, शरण दे देते हैं, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आ गए, यहाँ रहने लगे और यहाँ से अपनी गवर्नेंस चलाने लगे, ठीक है, यहाँ से अपनी गवर्नेंस चलाने लगे। अब चाइना में क्या है कि चाइना में लोग किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। सिर्फ ये जो तिब्बत था, तिब्बत थोड़ा बुद्धिज्म को मानने वाला था, ठीक है, लेकिन चाइना के लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, वो लोग पूरी तरीके से नास्तिक है, ठीक है। वहां पर चाइना में एक शाओलिन जो टेम्पल है, वहां के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बाकी अगर हम बात करें पूरे चाइना की, तो चाइना में ये लोग क्या है? नास्तिक है, ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, सब खा पी जाते हैं, समझ में? हाँ, तो अब क्या हुआ? जब ये दलाई लामा यहाँ आ गए, अब चाइना ने ये एरिया कब्जाया है, तो चाइना के जो सोल्जर थे उन लोग को यहाँ पर कैसे रहना है, यहाँ की गली कहाँ है, किस तरह जाकर के कहाँ पर कब्जा करना है, कहाँ पे आर्मी डिप्लॉय करनी है, इन सब की कोई भी जानकारी नहीं थी।
और चाइना को इस बात का डर लगा हुआ था कि कभी न कभी जब पंचशील समझौता खत्म होगा तो हो सकता है कि इंडिया क्या करे, इस तिब्बत को लेकर के आवाज उठाए। ठीक है, इसीलिए चाइना ने सोचा कि हाँ, ये पंचशील समझौता खत्म होने से पहले कुछ तो ऐसा कांड करेंगे जिसके साथ इंडिया का सारा फोकस इस तिब्बत से हट जाए और वो अपने ही मैटर में उलझ के रह जाए। ठीक है, अब 1900 जब 59 में इसने कब्जाया, 60 में पंचशील समझौता खत्म हो रहा था। उसने कहा कि पंचशील समझौता को 2 साल और बढ़ा देते हैं, 60 से कब कर देते हैं, 62 तक। ठीक है, 60 से 62 तक। अब उसने 2 साल में पूरे एरिया को अच्छे से ऑब्जर्व किया। इसने जहां पर आर्मी डिप्लॉय करना था आर्मी डिप्लॉय किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया। ठीक है, जबकि ये सब कुछ कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या भारत के जो भी दूसरे लोग थे, उनको इस बात का कोई इल्म नहीं था, कोई भी अंदेशा नहीं था कि चाइना ये किस उद्देश्य से कर रहा है। ठीक है, तो लोगों को लग रहा था कि चाइना तो भाई हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे ही दिए हैं, तो ये हमेशा हमारे साथ युद्ध नहीं करेगा, हमारा साथ ही देगा। लेकिन चाइना यहाँ डेवलपमेंट कर रहा था और डेवलपमेंट करते करते चाइना ने एक प्लान दिया। कहा कि ये जो तिब्बत है ना, ये पाम है, पाम मतलब हथेली है। ठीक है, ये पाम है। तो चाइना ने पाम रूल अप्लाई किया और कहा कि इस पाम के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये हथेली होता है, ये मान ले ये हथेली है, तो हथेली की 5 उंगलियां होती ना, अपने हथेली है तो हथेली में अपने 5 उंगलियां है। तो उसने कहा कि जो लद्दाख है, लद्दाख 1 उंगली है। ठीक है, लद्दाख 1 उंगली है, नेपाल 2 उंगली है, सिक्किम 3 उंगली है, भूटान 4 उंगली है और ये अरुणाचल प्रदेश 5वीं उंगली है। बात समझे? इसने 5 फिंगर कंसेप्ट को क्रिएट किया और 5 फिंगर कंसेप्ट को क्रिएट करते ही इसने 1962 में कहाँ अटैक कर दिया, लद्दाख वाले एरिया पर और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया पर अटैक कर दिया। और भाई साहब, इस वक्त हमारी जो सैनिक है, हमारे सैनिकों के पास पहनने के लिए जूते नहीं, उतनी ऊंचाई पर ठंड में लड़ने के लिए कपड़े नहीं, हमारे पास लेटेस्ट हथियार नहीं। वो 303 की राइफल से एक बार कॉक करो तो एक बार मारो, एक बार कॉक करो तो एक बार मारो, हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, हमारे पास कुछ भी चीज नहीं था, लेकिन चाइना के पास, चाइना ने अपना सारा का सारा चीज डेवलप कर लिया था। ठीक है, और जब चाइना ने अटैक किया था यहाँ पे, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो नेपाल के दौरे पे गए थे और जैसे ही नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू से मीडिया वालों ने पूछा वहां के कि पंचशील समझौता के तहत भी चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया है, इस पर आपका क्या राय है? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ हमें पता नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो मैंने आर्मी को ऑर्डर दिया है कि जो कोई भी अंदर गया हो उसे बाहर कर दिया जाए। अब आर्मी, उस वक्त में हमारे पास पैसा था नहीं, इकोनॉमी की कमी थी, कपड़े हैं नहीं, जूते हैं नहीं, तो हम लोगों ने यहाँ के जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बिल्ड ही नहीं किया था। ये सोच करके कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे तो जो चाइना रहेगा या कोई भी दूसरा अटैकर रहेगा वो आसानी से अंदर घुस जाएगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके, और इस उम्मीद से हम लोगों ने इस एरिया पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड ही नहीं किया था। ठीक है, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया तो लड़ाई कैसे करेंगे? हमको खुद टेक्नोलॉजिकल जो लॉजिस्टिक थी उसको पहुंचाने में तकलीफ हो रही है, हमारे पास खुद जो कि ठंडे में बचने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी जो इंडिया के सैनिक थे वो वही पीटी सूज आता ना, पीटी सूज ब्राउन कलर का या व्हाइट कलर का आता है, उसको पहन के नॉर्मल वही अपना जो स्वेटर रहता है उसको पहन के और 303 का राइफल लेके लड़ाई पर निकल गए। ठीक है, अब जब लड़ाई पर निकले तो हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए। यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू थी उनकी एक और गलती हो गई कि इन्होंने एयर फोर्स को आदेश नहीं दिया या ऑर्डर नहीं दिया तुम जाकर के इसमें इन्वॉल्व करो। क्यों? क्योंकि चाइना के पास ना जो जहाजें थी वो इतनी हाइट पर उड़ नहीं सकती थी और हमारे पास जो जहाजें थी वो लद्दाख जैसी हाइट पर उड़ने के कैपेबल थी। तो यहाँ ये नेहरू क्या सोचते थे कि अगर मैं इसमें एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर दूंगा तो ये लड़ाई बहुत बड़ी हो जाएगी और इसमें हमारा जो कि काफी सारा नुकसान चला जाएगा। ठीक है, और यही इनकी गलती हुई कि इन्होंने एयरफोर्स को इन्वॉल्व नहीं किया। एयरफोर्स को इन्वॉल्व न करने की वजह से चाइना के सैनिकों ने अपने एडवांस हथियार के साथ हमारा ये पूरा का पूरा अक्साई चीन कब्जा कर लिया और ये पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये मुद्दा उठ के कहाँ जाएगा? तो एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। ठीक है, यूएनओ में ये मुद्दा गया, यूएनओ में मुद्दा गया। अब उस वक्त क्या हो रहा था कि सारे के सारे देश 2 देशों के फेवर में जा रहे थे,
या तो कोई रसिया के फेवर में चला जाता या तो कोई अमेरिका के फेवर में, ठीक है। लेकिन इंडिया ने उस वक्त एक अलायंस बनाया जिसे कहा जाता था नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है, कि हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ना तो हम रसिया के साथ जाएंगे और ना तो चाइना के साथ, यूएसए के साथ जाएंगे। ये सोचकर जवाहरलाल नेहरू ने कि अगर हम किसी के साथ नहीं जाएंगे तो यूएनओ में रसिया पर ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा, और जब मतलब चाइना पर ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा तो चाइना हमारा ये एरिया खाली करके चला जाएगा। चाइना पर प्रेशर तो पड़ा, लेकिन मैंने कहा था ना, चाइना ने पहले क्या सोचा था कि कभी न कभी जब पंचशील समझौता खत्म होगा तो इंडिया इस तिब्बत को लेकर के हो सकता है विरोध जताए, इसलिए कुछ ऐसा करो कि इंडिया अपने ही मामले में उलझ के रह जाए। तो इसने ये अक्साई चीन कब्जा कर लिया और ये अरुणाचल कब्जा कर लिया। जब यूएनओ में मुद्दा गया तो ये अरुणाचल प्रदेश से वापस गया, लेकिन अक्साई चीन से वापस नहीं गया, ठीक है, अक्साई चीन से वापस नहीं गया। अब इंडिया किसके लिए लड़ेगा? अक्साई चीन के लिए लड़ेगा या तिब्बत के लिए लड़ेगा? अक्साई चीन के लिए। चाइना का प्लान सक्सेस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, ठीक है। और चाइना ने इस तरीके से 1962 में हमें, मतलब कि हमारे जो सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक शहीद भी हुए, बुरी तरीके से हमारी हार भी हुई, और इसी सब को लेकर के जो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू को लोग, मतलब कि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आती है, प्रेशर की वजह से उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। बात समझ में? अब समस्या यह है कि उस चाइना ने क्या कहा था, 50 साल बाद हम वापस से अटैक करेंगे, ठीक है, 50 साल बाद हम वापस से अटैक करेंगे। और अगर हम बात करते हैं 1962 के बाद 50 साल करें तो 2012 तक का टाइम पीरियड आता है ना, 2012। और 2012 में उस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अपने मनमोहन सिंह थे, ठीक है, मनमोहन सिंह थे। लेकिन अब ये चाइना 2012 में क्यों नहीं अटैक कर पाया? क्योंकि 1998 में हमारे पास क्या आ चुका था? परमाणु बम, ठीक है, हमारे पास परमाणु बम आ चुका था। अब जैसे जब चाइना ने यहाँ पर अटैक किया था 1962 में, हमारे जो ये थे होमी जहांगीर भाभा थे, होमी जहांगीर भाभा न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर ही रहे थे कि उनको भी क्या करवा के कॉन्स्पिरेसी करके उनको मरवा दिया गया। तो जब न्यूक्लियर मतलब कि वो जहांगीर भाभा की मृत्यु होती है, उसके बाद हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी साल पीछे चला जाता है। फिर 1974 आते आते, मतलब जब इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी ने एक बार रिवाइव करने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त जब टेस्टिंग हुई तो उस टेस्टिंग में हमारा न्यूक्लियर जो बम था, मतलब कि टेस्ट था, वो फेल कर गया, उतना एक्सेसिबल नहीं हुआ। और फेल होने की वजह से सारे जो वेस्टर्न कंट्री थे उनकी हम पर क्या लगी? सैंक्शन लगी। और जब सैंक्शन लगा तो धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी ढहने लगी, ठीक है। उसके बाद जाकर के 1998 में जब वापस से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और हमारे अब्दुल कलाम थे, उन सब ने मिल करके जब न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और टेस्टिंग किया और सक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से 2012 में चाइना ने वापस से अटैक नहीं किया, ठीक है। तो चाइना बहुत ढीठ है आदमी है। अब ये क्या कहता है कि भाई ये जो साउथ चाइना है, ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी उसका है ना, साउथ चाइना सी उसका है। तो इस एशिया में ना पूरा अगर हम देखें तो चाइना लैंड मास के कंपैरिजन में चाइना के बाद सबसे बड़े हम लोग ही आते हैं इस पूरे साउथ एशिया में, मतलब भारत ही आता है। तो जब चाइना ये कहता है कि ये साउथ एशिया, साउथ चाइना सी हमारा है, तो अगर हम इतिहास में जाएं तो भाई ये जो पूरा का पूरा इंडोनेशिया था किसका था? इस पर किसका कब्जा था? हमारा ही था। क्यों? कौन गया था यहाँ से केरला से उठ करके इसको पीटने के लिए? शैलेंद्र शासक को, राजेंद्र राजा चोल, हाँ, राजेंद्र चोल यहाँ तक गए थे। तो अगर ये चाइना इस अपने पुराने इतिहास की वजह से ये कहता है कि ये पूरा मेरा है, ये पूरा फिंगर मेरा है, ये फिंगर मेरा, ये फिंगर है, तो भारत को भी तो कहना चाहिए ना कि ये तो पूरा एरिया मेरा है, पूरा जो इंडियन ओशियन है ये पूरा इंडियन ओशियन ही मेरा है। हा? अगर ये बात कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? क्यों? पता है ये चाइना हर जगह पर अपना डोमिनेंस करता है। किस वजह से? इसके पास पता है इसको कि पूरी दुनिया में सप्लाई मेरी वजह से मेरे यहाँ से जाने वाली है, सारे सबसे सस्ते जो मजदूर है हमारे यहाँ है, कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, रॉ मटेरियल हम देंगे। तो इसको
किसी भी चीज का डर नहीं रहता है, चाहे WTO कुछ कहे, वर्ल्ड बैंक कुछ कहे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ये वर्ल्ड बैंक को जाके कहता है कुछ पैसा चाहिए तो बताना, ठीक है, जबकि वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया को लोन देती है, ये जाके वर्ल्ड बैंक को कहता है पैसा वैसा चाहिए तो कहना। तो ये चाइना के पास इतना पैसा हो चुका है कि छोटे 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 जितने भी देश रहते हैं, यहाँ अगर हम देखें जो सामुआ हो गया, दूसरे और आइलैंड कंट्री है, यहाँ सब जगह ये अपनी क्या बना रहा है, नेवी बना रहा है, नेवी बना रहा है। ये आज अगर हम बात करें, ये श्रीलंका के डूबने की सबसे बड़ी वजह क्या है, चाइना है, ठीक है, चाइना है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ढहने की सबसे बड़ी वजह क्या है, पाकिस्तान खुद ही है, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान अपने पैरों पर कभी कुछ खड़ा होना नहीं चाहता है। एक वक्त था कि जब पाकिस्तान के सपोर्ट में कौन हुआ करता था, यूएसए, ठीक है, तो पाकिस्तान को अच्छा लगता था कि हाँ यूएसए मेरे सपोर्ट में है, यूएसए मेरे सपोर्ट में है। अब यूएसए से खटपट हो गया है, अब चाइना इसके सपोर्ट में है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती कि ये लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, ठीक है। चाइना क्यों पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पता है चाइना को कि आने वाले फ्यूचर में जब इंडिया की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हम लोग एक मार्केटिंग हब बनेंगे, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ठीक है, हमारे जो नेवी स्ट्रांग होगी, तो चाइना का सारा जो ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू होता है। यहाँ पर तो छोटे छोटे देश हैं, उनको इतना एक्सपोर्ट कर नहीं पाता है, उसको एक्सपोर्टिंग के लिए कहाँ आना पड़ेगा, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, तो ये इधर से एक्सपोर्ट करना इसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि अगर हमको पता है कि जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे सस्ता हमें क्या पड़ता है, वाटरवेज। तो यहाँ पर चाइना के आने की एक ही रास्ता है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। हालांकि और भी ऑप्शंस है इसके पास, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। जैसे क्या ऑप्शन है, तो स्ट्रेट यहाँ सुंडा की खाड़ी है, यहाँ भी जगह है, ठीक है, या फिर वो फिलीपीन से होते हुए ऑस्ट्रेलिया यहाँ से होते हुए आ सकता है। लेकिन ये सारा का सारा एरिया कैसा हो जाएगा, बहुत लॉन्ग रूटेड हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको लॉसेस होंगे। तो ये क्या करता है कि ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला रूट अपनाता है, सीधा यहाँ से और यहाँ से आकर के यहाँ चला जाता है। लेकिन जब इंडियन नेवी मजबूत हो जाएगी, हमारे पास फ्रिगेट हो जाएंगे, कैरियर्स 3-4 हो जाएंगे, तब यहाँ पर इंडिया ब्लॉकेज लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है। और जब इंडिया यहाँ पर ब्लॉकेज लगाएगा तब चाइना का जो ट्रेड है यहाँ रुकेगा, और इसी का अल्टरनेट ये निकाल रहा है CPEC सड़क बनाकर। बात समझ रहे, इसी का ये अल्टरनेट CPEC। तो चाइना ना 100 साल आगे की प्लान लेकर चलता है हमेशा, 100 साल आगे, कि अगर इस वक्त में यहाँ से क्या सिचुएशन हो जाएगी तो उसको टैकल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये CPEC सड़क यहाँ पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजारा है, पाकिस्तान को क्या बोल के कि तुम हमसे लोन ले लो और अपने बीचों बीच से सड़क गुजारो, वहां पर इंडस्ट्री लगेगी, लोग जो कि ट्रांसपोर्टेशन होगा, तुमको पैसा मिलेगा। चाइना ने पैसा दिया इसको पाकिस्तान को, और अपने ही इंजीनियर भेज के वहां का काम करवा रहा है। अब जब इंजीनियर भेजेगा तो पाकिस्तान पे किसको करेंगे, उसके ही इंजीनियर्स को। जो चाइना ने एक तरफ से लोन दिया, उस पे इंटरेस्ट भी लेगा, और फिर पाकिस्तान में काम करके वो पैसा अपने रिकवर भी कर लेगा, ठीक है, और फिर उस रोड का इस्तेमाल चाइना खुद करेगा, ठीक है। अब देख, चाइना के इस एरिया में रहते हैं रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है, और ये रोहिंग्या मुसलमानों के साथ बहुत मतलब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करता है, ठीक है। अरे उइगुर रोहिंग्या नहीं, उइगुर मुसलमान, ठीक है, उइगुर मुसलमान, रोहिंग्या म्यांमार में, बरोबर, ठीक है। ये उइगुर मुसलमान रहते हैं यहाँ पर, और उनके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वहां कहता है कि भाई तुमको कुरान वही पढ़ना है जो हम लोग देंगे, ठीक है, दाढ़ी बढ़ानी नहीं है, वो इंची टेप से मेजर करता है कि 6 इतना या इससे ऊपर नहीं जाएगा। बुर्खा पहनने पर, हाँ वही उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ, गल्फ कंट्रीज पर ही आ रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर ही आ रहा हूँ वही, ठीक है। तो यहाँ के सारे चीजों को क्या करता है कि उनको, महिलाओं को जो बुर्खा रहता है उस पर पहनने नहीं देता, घुटने से नीचे अगर कोई कपड़ा रहेगा तो काट देते हैं वो लोग, ठीक है। हाँ, अब इस चीज को, ये चीज पाकिस्तान को दिखाई नहीं देता, या जो OIC है, ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी भी कंट्री हैं, इन लोगों को, गल्फ कंट्री है, इन लोग को ये चीज दिखाई नहीं देता कि चाइना यहाँ मुसलमानों के साथ क्या करता है। लेकिन अगर इंडिया में वही कोई थोड़ा सा भी न्यूज हो जाता है तो ये पाकिस्तान चिल्लाएगा कि मुसलमान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, OIC कंट्री चिल्लाएंगे
कि इंडिया जो कि ट्रीट नहीं कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे वजह समझ रही है क्यों? इसका पैसा, इतना पैसा है इसके पास, इतना ये हर देश में इतना इन्वेस्टमेंट किया है, इतना एक्सपोर्ट किया है कि लोग कुछ बोल ही नहीं पाते, और कुछ बोलते भी है तो ये सुनता भी नहीं है। क्या करोगे? वॉर करोगे? इसके पास भी न्यूक्लियर बम है, तो कोई कुछ करता नहीं है। समझे? और इंडिया का कैसा है कि इंडिया अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ बोलेगी तो इंडिया सुन लेता है चुपचाप से, यूएनओ कुछ बोलता है तो इंडिया सुन लेता है चुपचाप से। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया की जो पॉलिसी है वो भी अग्रेसिव हो रही है। बात समझ में आ रहा है? अब एक और चीज, ये चाइना को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है? इसने जो वॉर में जो किया, जो हो गया सो हो गया, ठीक है? अभी हमें ये वापस तो लेना ही है, लेकिन इसको टैकल कैसे करना है कि इसको ना देखो, यहाँ जो है म्यांमार के नीचे एक आइलैंड है, कोको आइलैंड, ठीक है? वो इंडिया का ही था। तो जब यहाँ पर आंग सान सूची थी या जवाहरलाल नेहरू के टाइम में ही उन्होंने क्या सोचा था कि भाई पड़ोसी है, पड़ोसियों से मित्रता थोड़ा बने रहे, इसके लिए उन्होंने ये जो कोको आइलैंड था वो म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था, ठीक है? अब जो आंग सान सूची थी वो तो इलेक्टेड थी और वो भारत के फेवर में काम करते थे, मतलब कि रिश्ते मेंटेन थे। लेकिन जब उनको हटा करके यहाँ पर आर्मी रूल आई, तो आर्मी रूल का एक ही मुद्दा रहता है कि वो हमेशा लड़ाई तुली रहती है, ठीक है? और ये आर्मी जो थी वो चाइना के फेवर में चली गई। इन लोगों ने उठा करके कोको आइलैंड चाइना को दे दिया। तो इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि नहीं, ये कोको आइलैंड हमारा है, हमने तुमको गिफ्ट दिया था, तुम चाइना को कैसे दे सकते हो? इस पर तुम्हारा तो कब्जा है नहीं, है ना? और ये चाइना यहाँ पर आकर के सैटेलाइट लगा करके सारे का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर देखते रहता है कि हमारा कौन सा व्हीलर दूप पे कौन सा जो कि मिसाइल टेस्टिंग हो रही है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसको मिल जाता है, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि कोको आइलैंड, और बीच में देखा होगा कि जब ये गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था तब ये कोको आइलैंड को लेने की बात चल रही थी, लेकिन प्रोसेसन्स है ये कब तक गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि हर जगह में चाइना इतना आगे क्यों बढ़ जाता है पता है? वहां पर मल्टी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, मतलब मल्टी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, कम्युनिस्ट है। तो वहां पर जो ऑर्डर उसने निकाल दिया वो होना ही होना है। वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा अलॉट हो गया तो काम होगा, वहां पर कोई कमी नहीं हो पाएगी। जनता के लिए कम्युनिज्म खराब है, लेकिन एज अ कंट्री, एक कंट्री को ग्रोथ करने के लिए, दुनिया में रिप्रेजेंट करने के लिए कम्युनिज्म बहुत सही होता है, ठीक है? और वहीं अगर हम बात करते हैं पब्लिक के लिए, सिटीजन्स के लिए, तो उसके लिए डेमोक्रेसी एक बेस्ट एग्जांपल है कि आराम से जिंदगी मतलब इंसान जी सकता है बिना ज्यादा झंझट के, ठीक है? तो यही वजह है कि चाइना में ज्यादा कुछ, और कोई कुछ बोलेगा तो ये गायब करवा देगा। चाइना में अगर कोई बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो उसको गायब करवा देगा। जैसे बीच में अली बाबा, नाम सुना होगा, अली बाबा के जो फाउंडर थे, नहीं सुना? मैं दिखाता हूँ, दिखा रहा हूँ, अली बाबा। हाँ, जिसने अपना मूवीज बनाया है, उस बंदे ने मूवी में भी अपने को कास्ट किया है। हाँ हाँ हाँ, वही, ये जैक मा, ठीक है? जैक मा। तो जैक गायब हो गया, इसका कुछ अता पता नहीं कहाँ है बंदा। इसकी कंपनी लॉस में चली गई, डूब गई, क्योंकि इसने सिर्फ इतना कहा था कि चाइना की गवर्नमेंट जो है दूसरी कंपनियों को, जो चाइना के बैंक है वो दूसरी कंपनियों को लोन नहीं दे रहे हैं ताकि हमारा जो चाइना है और ग्रोथ कर सके, बस। गायब करवा दिया सी जिनपिंग ने। वो नहीं आता, एक बार जहां पर वो सी जिनपिंग जिस पर उस पर नजर पड़ जाती है वो बंदा गायब हो जाता है, ठीक है? तो इसकी जो कंपनी थी अलीबाबा, बहुत अच्छा काम कर रहा था पूरे, अगर चाइना की बात करें तो पूरे चाइना में सबसे हाईएस्ट नेटवर्थ इसी का हो चुका था, जैक मा का ही, ठीक है? अलीबाबा फाउंडर। लेकिन वहाँ गायब हो गया। तो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं जो चाइना के बोलते भी हैं या लिखते भी हैं, तो वो चाइना से बाहर हैं, वो बाहर रह के ही बोल पाते हैं। चाइना के अंदर रह करके तुम चाइना की बुराई नहीं कर सकते हो। तो ऐसा सिचुएशन है,
ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई क्या? 1962 का वॉर क्या हम लोग जीते थे? नहीं, 1962 का वॉर हम लोग हार गए थे। और इसी वॉर में किसकी मृत्यु हो गई, मतलब कि इस वॉर के प्रेशर की वजह से जवाहरलाल नेहरू की। इसी में हमने होमी जहांगीर भाभा को भी खो दिया, उनकी कॉन्स्पिरेसी। भारत में भी प्रॉब्लम है कि हमारे जितने साइंटिस्ट हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, जबकि 10वीं 12वीं फेल जो एक्टर्स रहेंगे उनके लिए सीआरपीएफ लग जाएगी। ठीक है, जो जो हमारे, हाँ, और जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट रहेंगे, या इवन क्या बोलेंगे इस गवर्नमेंट को या पॉलिसी को, ये लोग को। ठीक है, हाँ, तो वही जो देश के लिए कुछ कर रहा है उनको कुछ नहीं है, और जो एक्टर्स हैं उनके पीछे बॉडीगार्ड घूमेंगे, और गवर्नमेंट के जो कि सब सैनिक घूमेंगे, सब करेंगे। बाकी हमारे, अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी ये पॉलिसी करे कि लाइक जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं या जो हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वो सैलरी पे करो ना तुम। वो क्यों जो कि बाहर देश में जाके वो काम कर रहे हैं? हाँ? तो आज देश को डेवलप होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बशर्ते यहाँ जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं ना, थोड़े वो न्यूट्रल हो जाए, घोटाले से उनकी थोड़ी सी नजर हट जाए, और देश के ऊपर थोड़ा काम करने लगे। बाकी सब देश में देख, कई बार होता है कि इंसान किसी एक पार्टी के फेवर में चला जाता है, बट देश में हमेशा ये सोचना चाहिए, जो भी सिटीजन्स हो उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, देश में कोई पार्टी अच्छी या बुरी नहीं है। जो इस देश के लिए कुछ कर रहा है वो पार्टी अच्छी है, और यूपीएससी में न्यूट्रलिज्म बना रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बार इंटरव्यू के टाइम में कई ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनमें वो ये देखना चाहते हैं कि ये बंदा जो है वो ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के प्रो है या नहीं है। तो वहां पर हमें ये बहुत सोच समझ के जवाब देना है कि किसको क्या करना चाहिए। हम अपने आइडियाज बता सकते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कभी कह सकते कि नहीं नहीं कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो अच्छी थी, या बीजेपी गवर्नमेंट थी तो वो अच्छी थी। वहां पर हमें ये मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाना है। बात समझ में? हाँ, हम ये कह सकते कि हाँ ये करना चाहिए था, ये हुआ तो ये इस सिचुएशन में हुआ होगा। जैसे कि पंचशील समझौता के बारे में, वहां पर कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री होता तो वही करता। हाँ, लैग कहाँ पर हो गया, थोड़ा सा उन्हें डेट और बढ़ाकर बोलनी चाहिए थी। बट कैसा है ना कि जो सिनेरियो जिस वक्त चल रहा होता है, ये तो हम घटना होने के बाद हमें समझ में आता है ना कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए, है कि नहीं? कोई भी इंसिडेंट, अगर जैसे चाइना ने 1962 में वॉर नहीं किया होता तो क्या हमारे दिमाग में आता कि अरे यार हमको 20 से ना थोड़ा और बढ़ा के बोलना चाहिए था, तब 20 साल आके वो अटकता? नहीं आता। तो हमको लगता है कि नहीं, हमने जो डिसीजन लिया सही है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अब कुछ लोग होते हैं जो दूरदर्शी होते हैं, लाइक वो सोच सकते हैं कि हाँ अच्छा ये ऐसा है तो हमें ऐसा करना चाहिए। इसके लिए जरूरी होता है सलाहकार का होना, ठीक है, जो सराउंडिंग्स में तुम्हारे अच्छे हर एक फील्ड के बेहतर बेहतर जानकार हो। और यहाँ भारत में जो आईएएस रहते हैं या आईपीएस रहते हैं वो लोग भी देश को डेवलप कर सकते हैं, बट समस्या यहाँ है कि एक पर्सन को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टिकने ही नहीं दिया जाता। कभी बंदा इंडस्ट्री, जैसे कि हाँ टेक्सटाइल के बारे में अगर वो थोड़ा सीख रहा है, देख रहा है कि अच्छा भारत में टेक्सटाइल को लेकर के क्या कमियां हैं, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो जैसे ही 5 महीने 6 महीने उसका सारा का सारा सीखने में प्रोसेस गया, पता चला उसका ट्रांसफर हो गया, उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, जाओ वहां जानवरों को देखो, जानवरों में क्या दिक्कत है। अब बताओ वो टेक्सटाइल का दिमाग वो जानवर के पास जाएगा लगाने? अब वहां उसको समझना पड़ेगा यार कौन सी टाइप की गाय है, तो गाय कौन सा ब्रीड होना चाहिए कि ये ज्यादा दूध दे सके, हमारे डेयरी फार्मिंग को बढ़ाने में किस तरीके से हेल्प होगा। उसके लिए वो 1 साल 2 साल सीखेगा, उसको फिर उसको पलट देंगे किसी और। जाओ एजुकेशन में देखो क्या हो रहा है। अब वहां जाएगा एजुकेशन में गाय भैंस देखने, तो फिर वहां पे उसको मतलब कहते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए वक्त चाहिए रहता है,
और जब हम सीखते रहते हैं, यहाँ पर हमारा ट्रांसफर होते जाएगा, डिपार्टमेंट बदलते रहेगा, और जब लास्ट में यही बंदा उठ के अगर कहीं किसी प्रधानमंत्री का सलाहकार बनेगा तो उसको किसी भी चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगी, उसे सब चीज के बारे में पता रहेगा, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है। लेकिन एक बोलते हैं ना कि एक परफेक्शनिस्ट नहीं रहेगा, कहते कि हाँ जिसमें इसमें इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। वो जनरलिस्ट बन के रह जाएगा कि हाँ उसको जानकारी है सब चीजों की, लेकिन एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज की कि हाँ इसमें ये मतलब धुआंधार काम करेगा, तो ये समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारा लैग चला जाता है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग रहते हैं उनका भी थोड़ा रोल हो जाता है। तो ये 1962 वॉर से समझ में आया हमें क्या क्या लर्निंग्स मिली। पहली बात तो अगर किसी देश को ये चाहिए कि टाइम पीरियड की इतने टाइम तक पर्टिकुलर टाइम में हमें लड़ाई नहीं करनी है, तो जितना चाहिए उससे ज्यादा बोलो, ठीक है। और दूसरी बात, आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई भी तुम्हारा परमानेंट दोस्त नहीं और कोई भी तुम्हारा परमानेंट दुश्मन नहीं। समझ में आता? ये चीज की इंफॉर्मेशन जब हम लोग 1965 का वॉर देखेंगे और 1971 का वॉर देखेंगे तो उसमें और समझने को मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।